आज आप मुंबई की स्काईलाइन को देखें तो आपको सिर्फ कंस्ट्रक्शन ही नहीं दिखती, आपको एक राज्य का बदलता हुआ भविष्य दिखता है। ये सिर्फ इमारतें नहीं हैं, महाराष्ट्र की इकोनॉमिक डीएनए को एक दोबारा से रचा जा रहा है। 701 किलोमीटर लंबे समृद्धि महामार्ग का पूरा होना, मुंबई की पहली फुली अंडरग्राउंड मेट्रो एक्वा लाइन का ऑपरेशनल होना, धारावी जो एक महानगर में एक छोटा शहर माना जाता है, 10 लाख रेजिडेंट्स हैं वहां, उसका रीसेटलमेंट होना। ये सिर्फ प्रोजेक्ट्स नहीं है बल्कि महाराष्ट्र की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के विजन का एक मजबूत फाउंडेशन है। इन पहलुओं के पीछे एक ऐसा नेतृत्व है, एक ऐसे लीडर हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर को सिर्फ विकास नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटी, इन्वेस्टमेंट और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जोड़कर देखते हैं। A man who balances the demands of identity politics and the potential of infrastructure. दोस्तों, this is a leader who understands allies and adversaries in the shifting sands of state politics. Ashishu Swayamsevak, Nagpur's youngest mayor, 3-time CM of Maharashtra. दोस्तों, the Honorable Chief Minister of Maharashtra is with us now. Let's welcome him with a huge round of applause, please. महाराष्ट्र के महानायक और महास्ट्रेटेजिस्ट, the Honorable Chief Minister of Maharashtra, श्री देवेंद्र फडणवीस जी। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पे। आपसे दरख्वास्त करूंगी सर, कृपया स्टेज पर हमें ज्वाइन करें। Ladies and gentlemen, please welcome the Honorable Chief Minister right to the stage, as I also invite Megha Prasad from ABP to kindly join us and lead this chat. Please join us on stage, sir. दोस्तों, एक बार फिर a huge round of applause. जैसा मैंने कहा, मुंबई महाराष्ट्र के महानायक and महास्ट्रेटेजिस्ट। नमस्कार टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। तो जिन्हें कभी अटल बिहारी वाजपेयी ने एक मॉडल एमएलए कहा था, आज उन्हें महाराष्ट्र के लोग एक बहुत ही कुशल सीईओ कहते हैं। एक ऐसा सीईओ कम चीफ मिनिस्टर जिसकी नीतियों की तारीफ सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, दिल्ली से लेकर डावोस तक होती है। और वैसे तो फडणवीस जी गूगल सर्च लॉन्च 1998 में हुआ था, लेकिन आप उसके कई पहले से वेरी डेटा ड्रिवन, वेरी वेल रिसर्च, वेरी डॉक्यूमेंट हैवी डिबेट्स माउंट करने के लिए जाने जाते हैं। यू आर अ प्रोफेशनल पॉलिटिशियन। आप बस इलेक्शन आते हैं तो आप हिंदू बन जाते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मगर आपकी ये एक जो बड़ी अच्छी बात है जो हर कोई नोटिस करता है कि देवेंद्र फडणवीस जी एक ऐसे नेता हैं जो अपने हर इलेक्शन को, छोटे से छोटा इलेक्शन से लेके बड़े से बड़ा इलेक्शन उतनी ही शिद्दत से लड़ते हैं। और शायद वही वजह है कि देवेंद्र फडणवीस जी ने पहले तो अपने पार्टी को यहाँ की असेंबली इलेक्शन जिताया, फिर यहाँ की लोकल बॉडी इलेक्शन जिताया, फिर यहाँ की बीएमसी इलेक्शन जिताया, फिर जिला परिषद जिताया, फिर पंचायत समिति जिताया विद अ थंपिंग मेजॉरिटी। तो भैया, for a chief minister of this kind, ladies and gentlemen, one huge round of applause for the very dynamic chief minister of Maharashtra, Mr. Devendra Fadnavis. कैसे हैं सर आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ। अगर मैं पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं परमानेंट अनएपोलोजेटिक हिंदू हूँ। मुझे पता था कि आपको उस बात से तकलीफ हो जाएगी। हाँ, और तकलीफ आपको है, मुझे नहीं है। नहीं, तब मेरे हिंदू होने से तकलीफ आपको हो रही है। आपको हुई सर, इसीलिए आप उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं, क्योंकि बाकी समय तो यू आर द प्रोफेशनल पॉलिटिशियन दैट यू आर। जैसे इलेक्शन पास आता है ना फडणवीस जी, वैसे मैं कहना नहीं चाह रही थी, मगर आप एकदम अचानक से साफरिन हिंदू चोला पहन के निकल जाते हैं। देंगे जवाब? लेंगे जवाब? हाँ, बिल्कुल लूंगी जवाब। तो आप ये बात को समझ लीजिए कि मेरी आइडियोलॉजी हिंदुत्व की है और मैंने हमेशा कहा है, चूंकि मैं हिंदू हूँ इसलिए मैं सेक्युलर हूँ, चूंकि मैं हिंदू हूँ इसलिए मैं किसी का विरोध नहीं करता, और चूंकि मैं हिंदू हूँ इसलिए मेरे इतिहास ने मुझे सिखाया है कि जो अच्छा है उसको लेना है। इसलिए मुझे लगता है कि हिंदू होना, हिंदू बोलना, इसके लिए
मतलब कोई अपोलोजेटिक होने की तो आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा भी नहीं आपको अपॉलोजेटिक होने के लिए, पर क्या मैं आगे बढ़ूं? हाँ बिल्कुल बढ़िया। ओके तो अब ऐसा है फडणवीस जी कि आपने पिछले 1 साल 4 महीने में जितने सारे मैंने इलेक्शंस जितवाए हैं, असेंबली इलेक्शन, बीएमसी इलेक्शन, लोकल इलेक्शन, क्या है और पंचायत इलेक्शन, जिला परिषद, सब जितवा दिया। अब कुछ बचा है यहाँ पर जीतने के लिए? क्योंकि यहाँ मैं देख रही थी ना, अब मीम्स चलने लगे हैं कि बीजेपी इतने नीचे तक पेनिट्रेट कर गई है कि अब महाराष्ट्र के स्कूलों में जाओगे तो क्लास मॉनिटर भी बीजेपी का मिलेगा। नहीं, अभी तो हम अमेरिका के चुनाव के ऊपर थोड़ा फोकस कर रहे हैं। देखिए ठीक है, चुटकी तो आप ले लीजिए फडणवीस जी, मगर ऐसा है कि आप ना यहाँ इतने सारे आपने चुनाव जिता दिए हैं, आप चुनाव जिताने की सर्टिफाइड मशीन बन गए। अब आपके पार्टी के सामने थोड़े कठिन चुनाव है। यू हैव बंगाल, यू हैव तमिलनाडु, आपके पास केरल है जहाँ आपकी सरकार कभी भी नहीं आई है। तो मैं पूछना चाहती हूँ, पार्टी की कुछ मदद कर रहे हैं, प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, और जो गलत चीज़ भी करते हैं आप लोग साथ में? नहीं, हमारे पास स्ट्रैटेजिस्ट दिल्ली में मौजूद है जी। वो स्ट्रैटेजी तैयार करते हैं, और जो स्ट्रैटेजी वो तैयार करते हैं उसमें मदद के लिए हम लोग होते हैं। तो मुझे अभी जैसे 2 तारीख को मैं बंगाल जा रहा हूँ, बंगाल में मुझे एक कार्यक्रम दिया गया है, तो जहाँ मुझे भेजेंगे वहाँ मैं जाऊँगा। प्लानिंग में अभी मदद नहीं कर रहे दिल्ली जाकर? जी नहीं। ठीक है, तो मुझे ये पूछने दीजिए, ऐसा है कि अगले साल उत्तर प्रदेश जो कि सीटों के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है आपकी पार्टी के लिए भी, वहाँ उत्तर प्रदेश में ना थोड़ा माहौल बिगड़ा हुआ है, थोड़ा समीकरण वहाँ ठाकुरों और ब्राह्मणों का बिगड़ा हुआ है, और आपकी पार्टी बड़ी डेस्परेटली एक ब्राह्मण फेस ढूंढ रही है, एक ब्राह्मण प्रभारी, ब्राह्मण इंचार्ज, जिसको वो वहाँ इस्तेमाल कर सके। तो मैं पूछना चाहती हूँ फडणवीस जी, कहीं वो उस रास्ते निकल रहे हैं क्या उत्तर प्रदेश में इंचार्ज प्रभारी का रोल निभाने के लिए? क्योंकि इन द अवेलेबल लॉट सबसे ज्यादा सूटेड तो आप ही लग रहे हैं उसमें। देखिए, मैं आपको बहुत साफ शब्दों में बताता हूँ, आप लोगों को खबरें बनानी है इसलिए आप ब्राह्मण, ठाकुर, ये सारे विवाद खड़े कर देते हो। उत्तर प्रदेश ने बार बार ये दिखाया है, ब्राह्मण ने, ठाकुर ने, कुछ नहीं, पिछड़ा नहीं, अति पिछड़ा नहीं, सारे के सारे हिंदुत्व के पीछे, सारे के सारे सनातन के पीछे। और मैं ये आपको बहुत स्पष्टता से कहता हूँ कि इस विधानसभा के चुनाव में भी पूरी मेजॉरिटी के साथ और 2/3 मेजॉरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। और ये समीकरण हम लोग नहीं बिठाते, तो हमारे ऊपर ये आरोप ना लगाएं, ये काम आप ही लोग का है। आप नहीं, ही लोग अब हमारे बांटते को तो हम तो देखते नहीं भाई क्या कास्ट है और कौन है, हम तो अपना आप काम ही कर के रहे हैं। पार्टी वालों को प्रॉब्लम होती है कि आप ब्राह्मण चीफ मिनिस्टर हैं, कितनी प्रॉब्लम होती है आपको भी पता है ये बात। नहीं भाई, मुझे तो ऐसा कभी ध्यान में आया नहीं। मैं 5 साल चीफ मिनिस्टर रहा, फिर 48 घंटे का चीफ मिनिस्टर नहीं, 72 घंटे का चीफ मिनिस्टर रहा, और फिर वापस चीफ मिनिस्टर बना। 3 बार मेरी पार्टी ने मुझे चीफ मिनिस्टर बनाया। ठीक है, अब ऐसा है कि आपकी जो सबसे बड़ी जीत हाल फिलहाल में हुई है बीएमसी, उस पर आते हैं, और आपसे मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ। देखिए, आपकी इलेक्शन एनालिसिस मुझे बड़ी अच्छी लगती है, इट्स वेरी इंटेलिजेंट, इसलिए ये सवाल मैं पूछना आपसे चाहती हूँ फडणवीस जी कि आपकी विनिंग अलायंस रही, यू हैव बिकम द बिगेस्ट सिंगल लार्जेस्ट पार्टी दिस टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम इन बीएमसी। लेकिन जब ये चुनाव पास आ रहे थे तो जितने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जितने राजनीतिक विशेषज्ञ, सबने ये कहा कि भाई उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में कहीं भी चुनाव हार जाए, लेकिन मुंबई के मराठी उसे कभी हारने नहीं देंगे। तो मैं ये अब आपसे पूछना चाहती हूं कि आपका कौन सा पासा काम आ गया फडणवीस जी, या फिर व्हाट वेंट रॉन्ग विद देम कि वो औंधे मुंह गिरे, और ऐसा गिरे, ऐसे समय पे गिरे कि 20 साल में पहली बार 2 भाई साथ आ गए, उसके बाद भी गिरे। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो मुंबई का मराठी आदमी है वो भी तो सोचता है, समझता है, देखता है आपने क्या किया है। 30 साल में मुंबई के मराठी आदमी को उद्धव ठाकरे जी ने क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया। विशेष रूप से मैं तो ये कहता हूँ कि पिछले 15 सालों में जब से उद्धव जी स्वयं मुंबई की महानगर पालिका संभाल रहे हैं, मैं तो हमेशा, आपको पता है, मैंने तो भाषण में ओपन चैलेंज दिया था कि उद्धव जी विकास के ऊपर एक वाक्य बोले तो मैं 100 रुपये दूंगा। धीरे धीरे मेरा वो जो मतलब प्राइज मनी है बढ़ते बढ़ते 3000 रुपये तक पहुंचा।
फिर भी उन्होंने डेवलपमेंट पर कुछ नहीं बोला। फिर मैंने उनको चैलेंज दिया था कि मुंबई का एक आइकॉनिक प्रोजेक्ट, इतने सालों से उनके पास महानगर पालिका है, तो एक आइकॉनिक प्रोजेक्ट वो बताए, वो नहीं बता पाए। देखिए, हम लोगों के बोलने की बात अलग है और करने की बात अगर अलग है तो लोगों को डिफरेंस दिखता है। इतने सालों में मुंबई का मराठी आदमी मुंबई से बाहर चला गया, वो कहीं तो मीरा भाईंदर गया, इधर कल्याण डोंबिवली गया, फिर वो भिवंडी गया, उसके आगे चला गया, वो कर्जत तक वो चला गया। तो आप तो मुंबई के मराठी आदमी के बारे में केवल बोलते रहे, लेकिन आपके हाथ में इतनी बड़ी महानगर पालिका थी, आप उसको घर भी नहीं दे पाए। और लोगों ने जब देखा कि हमने बीडीडी चाल का रीडेवलपमेंट करके जो मुंबई का बिल्कुल आम मराठी आदमी है उसको 120 फुट के घर से 500 फुट के घर में वहीं पर साउथ मुंबई में उसको हमने लाया। ऐसे ही कितने अलग अलग हमने जो रीडेवलपमेंट के कार्यक्रम हाथ में लिए, इसमें लोगों को ध्यान में आया कि असली या असल में अपने साथ कौन खड़ा है। तो मुंबई के मराठी लोगों ने भी हमको वोट दिया और जो अन्य भाषी लोग हैं उन्होंने भी हमको वोट दिया। और मैं पहले दिन से कहता था कि ये जो लोग मराठी आदमी को अपनी बपौती समझते हैं, उनको कहीं ना कहीं मराठी आदमी को जवाब तो देना पड़ेगा कि उनके लिए क्या किया है। तो ये कुछ नहीं किया, इसलिए दोनों तरफ से हमको वोट मिला और हम चुन कर आए। ठीक है, उन्होंने कुछ नहीं किया वो तो आपने गिना दिया, पर आपने क्या किया वो ज़रा मैं आपसे पूछती हूँ। फडणवीस जी, ऐसा है कि इस इलेक्शन में आपकी पार्टी की ऐसी ज़बरदस्त डेस्परेशन देखने को मिली, वो यूं कि आप लोगों ने कई जगह कांग्रेस, AIMIM ऐसे लोगों के साथ हाथ मिलाया। आपने हालांकि बाद में कहा ये गलत हुआ, मैं एक्शन लूंगा, मैं उसको सस्पेंड करूंगा, पता नहीं क्या क्या कहा आपने। कहा मुझे नहीं पता कैसे होता है, पत्ता नहीं हिलता है यहाँ फडणवीस जी आपके बगैर। लेकिन चलिए, आपने उनके ऊपर डाल दिया कि ये सब गलत हुआ। अब आप मुझे ये बताइए, ये मतलब कहते हैं ना जैसे ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर, वैसे ही लगता है कि ऑल इज फेयर इन फडणवीस जी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, कुछ भी करेंगे सत्ता में आने के लिए? देखिए, पहली बात तो यह है कि आप लोगों को पता कुछ होता नहीं है। पता तो मुझे होता है, और आप लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं मानो कोई हमने नहीं, मैं आपको मुझे मालूम है, आपको बता देता हूँ। पहली बात तो जो है कि बदलापुर में जो बात चली कि हमने कांग्रेस से हाथ मिला, हमने कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाया। कांग्रेस के 13 कॉरपोरेटर्स ने बदलापुर की नगर पालिका में कांग्रेस को छोड़कर हमारी पार्टी में प्रवेश किया। और उसके बाद हमारा तो नगराध्यक्ष चुनकर आया था, हम उनके भरोसे नहीं थे, हमारा नगराध्यक्ष चुनकर आया था, बाद में उन्होंने हमारी पार्टी में प्रवेश किया। दूसरा, जो MIM की बात आप कर रहे हो, वो तो अकोला जिले की एक बहुत ही छोटी सी नगर पालिका जिसमें टोटल वोटर 12,000 है, उस नगर पालिका में हम लोग चुनकर आए, हमारा नगराध्यक्ष आया। उपनगराध्यक्ष के लिए हमको 2-3 वोट कम थे, तो हमने NCP के साथ अलायंस किया, NCP के साथ। बाद में जब हमारे ध्यान में आया, यहाँ ये होता है कि हमारे कानून में पोस्ट पोल अलायंस आप कर सकते हो और पोस्ट पोल रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो। तो जब हमने पोस्ट पोल अलायंस NCP के साथ किया तो हमको ध्यान में आया कि NCP की को जो एक नॉमिनेटेड कॉरपोरेटर चाहिए, इसके लिए उनको लोग कम पड़ रहे थे, तो उन्होंने पोस्ट पोल रजिस्ट्रेशन में ऑलरेडी MIM के साथ रजिस्ट्रेशन किया था। जैसे हमको ये पता चला, हमने उनके साथ का हमारा अलायंस भी तोड़ा। हमने कभी MIM से अलायंस नहीं किया, हमने उनके साथ का हमारा अलायंस भी तोड़ा। और जिस MLA ने बिना ये सारी सच्चाई को जाने NCP के साथ अलायंस किया था, बहुत सीनियर MLA था, उसको हमने पार्टी से निकालने का नोटिस भी दिया और सस्पेंड भी किया। ये चंद्रपुर भिवंडी में क्या हुआ? ठीक है, चंद्रपुर में आपको पता है कि जो शिवसेना कांग्रेस के कैंडिडेट नहीं भाई, उसको रातों रात उठा के ले आए हमने किसी को नहीं। आप वही मैं बोलता हूँ, आप लोग पूरी जानकारी लेते नहीं हो और जो हमारे ऊपर तोप की तोप डालते रहते हो। इसलिए समझ लीजिए, भिवंडी में हमने किसी के साथ अलायंस नहीं किया है। ये बात जरूर है कि हमारे 6 लोग टूटे भिवंडी में, बीजेपी के टूटे 6 लोग, और वो उनके साथ गए, हमने उनको पार्टी से निकाल दिया। हमारे साथ नहीं है वो, ये 6 लोग हमसे टूटे, हमने उनको पार्टी से निकाल दिया। भिवंडी में एक्चुअली सबसे बड़ी पार्टी तो हम ही थे अगर हमारा अलायंस को हम देखें, और मुझे लगता है कि हम बना सकते थे, लेकिन कुछ हमारी अड़चनें थी, उन अड़चनों में थोड़ा टाइम हमको लग गया। उस बीच हमारे 6 लोगों को उन्होंने तोड़ा
और उन्होंने वहां पर अपना मेयर बनाया। लेकिन चंद्रपुर में उल्टा हो गया। चंद्रपुर में यह हुआ कि चंद्रपुर में हमारे से 4 या 5 लोग वो कम थे, वो ज्यादा थे, 4 या 5 लोग हमारे पास कम थे। ऐसे समय उद्धव जी की जो पार्टी है उस पार्टी के लोग टूटे और वो हमारे साथ आए और हमने अपना मेयर बनाया। देखिए फडणवीस जी, यहाँ मैं चंद्रपुर और भिवंडी थोड़ी डिस्कस करने के लिए बैठी हूँ, मोटा मोटी ये बताने आप के लिए बैठी डिस्कस तो हूँ वही कि कर रहे आपकी- हो, कि अब सीमाएं डिस्कस तो वही नहीं कर रहे हो। है। अब देखिए, अब आपके सारे दलीलें यहाँ पर मतलब एक प्रकार से खोखली निकली तो आप चिढ़ रहे हो मेरे ऊपर, नाराज हो रहे हो। मेरी कोई बात खोखली नहीं निकली, आपके बोलने से थोड़ी खोखली निकलेगी। तो आपके आप लोग बोलने की से कोई थोड़ी सही सीमा- निकलेगी। आप लोग की कोई सीमा ही नहीं है। आप गलत चीज को सही आप थोड़ी लोग ठहरा की सकते कोई हो। आपकी अरे तो भाई, खास कर आप कोई- गलत चीज को थोड़ी सही ठीक है, ठहरा मैं सकते आगे बढ़ हो। रही अरे हूँ। इतनी मैं- बड़ी पार्टी है, लोग कहीं ना कहीं गलतियां करते हैं। चलिए मान लीजिए कि गलती होती है, यही इतना ही भर मान लीजिए कि गलती करते हैं आप लोग। हाँ, तो मैंने कब कहा नहीं करते? ऐसा दुनिया में कौन है नहीं करता? Okay, now that you have won BMC so handsomely, Fadnavis ji, tell me what is the plan for Brihan Mumbai? I want to know that. Development के लिए जाने जाते हैं आप, आपसे सुनना चाहती हूँ। देखिए, मुंबई में हम लोगों ने अभी ये फैसला किया है कि एक प्रकार से इस शहर को सस्टेनेबल सिटी में हमको परिवर्तित करना है। हम लोगों ने पिछले समय काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर इस शहर में तैयार करना शुरू किया है और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जब हमारा तैयार होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि करीब एमएमआर रीजन में 400 किलोमीटर की हमारा मेट्रो का नेटवर्क चल रहा है। हमारा जो कोस्टल रोड है, ये कोस्टल रोड अभी बांद्रा तक तो हो गया, बांद्रा से वर्सोवा हो रहा है, वर्सोवा से दहीसर हो रहा है, दहीसर से हम लोग भाईंदर तक का कोस्टल रोड, उसका काम हमने शुरू कर दिया है। तो वेस्टर्न साइड पे हम लोग इसको जोड़ रहे हैं। उसके साथ साथ कुछ टनल्स हम लोगों ने बनाना शुरू किए हैं, जैसे थाना से बोरीवली टनल है या मुलुंड से हम लोग गोरेगांव तक का टनल बना रहे हैं। इसके साथ साथ जो हमारा ईस्टर्न फ्रीवे है, उस ईस्टर्न फ्रीवे को हम लोग एक्सटेंड करके थाना तक ले जा रहे हैं और आगे उसको हम लोग भिवंडी तक भी लेकर जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो हमारी सबअर्बन रेलवे है उसका भी नेटवर्क हम ठीक कर रहे हैं। कुछ और नए टनल्स हम तैयार करें, मसलन बांद्रा से सीधा टनल के माध्यम से अब आप बीकेसी आ पाएंगे और बीकेसी से एक टनल हमारा जो छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट है वहाँ तक जाएगा, वहाँ से एक टनल सीधा आपको कोस्टल रोड को जोड़ेगा। तो एक प्रकार से जो हमारा वेस्टर्न एक्सप्रेसवे है, जो मुंबई की लाइफलाइन है, उस लाइफलाइन को हम लोग, जिसपे 60% मुंबई का ट्रैफिक जाता है, उसको टोटल डीकंजेस्ट हम लोग कर देंगे। लेकिन ये सब करते हुए अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुंबई को अगर सस्टेनेबल सिटी बनाना है तो यहाँ पर एक सर्कुलर इकोनॉमी हमको तैयार करनी पड़ेगी। मुंबई की एयर क्वालिटी, मुंबई की वाटर क्वालिटी, इसके ऊपर हमको वर्क करना पड़ेगा। तो उसका एक पूरा सर्कुलर इकोनॉमी का प्लान हमने तैयार किया हुआ है। तो अभी हमारा मेजर एजेंडा जो है, ये मुंबई सर्कुलर इकोनॉमी का हमारा एजेंडा है, जो अभी चूंकि बीएमसी हमारे पास में है, तो बीएमसी के माध्यम से अभी देखिए हम लोगों ने पिछले 2-3 सालों में तो प्रयास करके बीएमसी में एसटीपी का काम चालू किया। तो 75% जो मुंबई का सीवेज वाटर सीधा समुद्र में जाता था और एक बहुत ही गंदी बात हम लोगों को सारा दुर्गंध सारी दिखाई पड़ती थी या सूंघनी पड़ती थी, वो समाप्त हो जाएगी, ये काम हो जाएगा। फिर भी 25% आज भी वैसे ही रहेगा। उसके बावजूद मीठी नदी का आप जानते हैं, मीठी हो, पोईसर हो, ये सारी जो हमारी नदियाँ है, इसमें सारा सीवेज जाता है। तो इसको सारा ठीक करके इसकी एक हम लोगों ने एक योजना तैयार की है, जिस योजना के तहत मुंबई की वाटर क्वालिटी को, मुंबई की एयर क्वालिटी को हम लोग ठीक करेंगे। अब देखिए इतने ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, उसके कारण मुंबई का AQI भी थोड़ा एक प्रकार से इफेक्ट हो रहा है। उसके ऊपर भी हम लोगों ने उपाय तैयार किया। तो मुझे लगता है कि हम लोग इसको अभी अगले 3-4 साल इस पर काम करना चाहेंगे और अगले 3 सालों में थोड़ा इसका इफेक्ट दिखेगा, लेकिन पूरा इफेक्ट दिखने के लिए 5 या 6 साल उसको हाँ, लगेंगे। तो वही टाइमलाइन में आपसे समझना चाह रही थी। एन एश्योरेंस टू ऑल ऑफ दीज पीपल जो आज अपने घर जाएंगे ना वेस्टर्न एक्सप्रेस और ईस्टर्न एक्सप्रेस लेकर, ये डीकंजेस्ट होने की टाइमलाइन क्या? देखिए, मैं आपको कह सकता हूं कि इसमें पार्शियल काम तो हमारा 29 तक हो जाएगा, 70-80% हो जाएगा। लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स हमारे 30 तक भी जाने वाले हैं। कुछ प्रोजेक्ट जो हमने थोड़े लेट शुरू किए, क्योंकि आपको पता है मुंबई एक कोस्टल सिटी है। तो इस कोस्टल सिटी में हम जब कोई भी प्रोजेक्ट लेते हैं तो इनमें से कई प्रोजेक्ट्स में हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता है, क्योंकि कोर्ट ने एनवायरनमेंट की दृष्टि से
कुछ चीज़ों में अधिकार अपने पास रखे हैं। तो कुछ चीज़ों में हमको हाई कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है, कुछ चीज़ों में सुप्रीम कोर्ट से परमिशन। अब ये सारी परमिशन लेकर हमने प्रोजेक्ट शुरू किए। मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स विल डिलीवर बाय 2029, बट फ्यू ऑफ द प्रोजेक्ट्स विल आल्सो बी कंप्लीटेड इन 2030। ओके एक बात बताइए, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अगर मेरी डेटा सही नहीं है तो मुंबई बीएमसी की जो बैंक अकाउंट्स हैं, उन बैंक अकाउंट्स में आई एम टोल्ड 80,000 करोड़ का एफटी है। वो कई छोटे छोटे राज्यों के बजट से ज्यादा है फडणवीस जी। तो मैं अगर ये आंकड़ा सही है तो आपसे समझना चाहूंगी कि उद्धव ठाकरे को श्रेय देंगे इसका, कम से कम इसका तो श्रेय देंगे उसको। 25 साल में इतना तो पैसे आप उन्होंने जमा किए। देखिए 80,000 करोड़ तो नहीं है, लेकिन हाँ ज़रूर 60-65 हज़ार करोड़ 70,000 करोड़ रुपया है। लेकिन मैं आपको बहुत साफ शब्दों में ये बताना चाहता हूँ कि ये कोई बहुत महत्वपूर्ण बात इसलिए नहीं है कि जहाँ एक और मुंबई का आम नागरिक विकास के लिए राह देख रहा है, लोग स्लम्स में सड़ रहे हैं, मुंबई में इतने बड़े पैमाने पर लोगों को अलग अलग प्रकार से अड़चनों का सामना करना पड़ता है, ऐसे समय मुंबई की महानगर पालिका में आप डिपॉजिट्स तैयार करें। और डिपॉजिट तैयार करना क्यों मूर्खता है मैं बताता हूँ। मुंबई की महानगर पालिका के जो फिक्स डिपॉजिट है उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलता है? 4% मिलता है। हमारा इन्फ्लेशन का रेट कितना है? 7% है। यानी हम उस पैसे की वैल्यू भी कम कर रहे हैं, you're losing money। लेकिन हमने क्या किया, तो हमने चूंकि पिछले 3-4 सालों में हमारे मुंबई में बॉडी नहीं थी, तो वहाँ पर प्रशासक होने के कारण हम लोग वहाँ पर कुछ कार्य कर सकते थे, अब तो कर ही सकते। देखिए हम लोगों ने करीब करीब जो मुंबई में कैपिटल एक्सपेंडिचर 10 या 11 करोड़ 10,000 या 11,000 करोड़ होता था, उस कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम 24,000 करोड़ तक लेकर गए। और बावजूद उसके हमने मुंबई के जो फिक्स डिपॉजिट है इसको बहुत डिप्लीट नहीं होने दिया। तो हमने अभी ये कहा है कि ये जो पैसा है ये जनता का पैसा है, फिक्स डिपॉजिट करके आप करोगे क्या? उस पैसे की वैल्यू आप कम कर रहे हो। तो एटलीस्ट मुंबई के लोगों के जीवन को बदलने के लिए जो प्रोजेक्ट्स है उन प्रोजेक्ट से आप पैसा दीजिए। देखिए मैं आपको एक बहुत मजेदार बात बताता हूँ कि जिस समय इस मुंबई के मेट्रो का नेटवर्क मैंने शुरू किया, देश भर में जहाँ महानगर पालिका के क्षेत्र में मेट्रो का नेटवर्क बना, सब जगह महानगर पालिका ने 25% कंट्रीब्यूट किया है। सबसे अमीर महानगर पालिका मुंबई की थी जी। और जब मैंने मेट्रो का नेटवर्क तैयार करना शुरू किया तो उद्धव जी ने कहा कि हम नहीं देंगे, हम एक पैसा नहीं देंगे। तो मैंने कहा कि ठीक है, मुझे तो मेट्रो तैयार करना है, तो मैंने MMRDA के माध्यम से कर्जा खड़ा किया। तो अब आप देखिए, इसको आप मूर्खता नहीं बोलेंगे कि मुंबई के लोगों के लिए मेट्रो तैयार करनी है तो मैं 9% से 11% से कर्जा लेता हूं और 4% से पैसा पड़ा हुआ है जिसकी वैल्यू कम हो रही है। इसलिए मैं ये मानता हूं ये फाइनेंशियल प्लानिंग कौन कर रहा था उनके लिए? ये फाइनेंशियल प्लानिंग कौन कर रहा था? उनको पता है कौन कर रहा था उनके लिए प्लानिंग। तो मेरा मानना इतना ही है कि देखिए पैसा फिक्स डिपॉजिट में रहना भी अच्छी बात है, लेकिन वो कितना रखना चाहिए। और जब आपके सामने इतने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हो, उनको छोड़कर अगर आप पैसा केवल बैंक में रखते हो तो मैं इसको कोई क्रेडिट नहीं दूंगा। ओके अब ये बात क्योंकि ठाकरे ब्रदर्स की निकली, उद्धव ठाकरे की निकली, तो आपसे ये भी जरा पूछ ही लो मैं फडणवीस जी। राज ठाकरे आपके भी बड़े करीबी दोस्त हैं, उनके पार्टी के लोग आज भी इवन टुडे नॉर्थ इंडियंस को खदेड़ खदेड़ कर मारते हैं। उन्हें मराठी नहीं बोलने के लिए वायलेंस उनके ऊपर होता है, पीटा जाता है उनको, गालियां दी जाती हैं उनको। और आप फडणवीस जी सच में कुछ नहीं करते इस बारे में। यू जस्ट खाना पूर्ति आप करते, आप कहते नहीं होना चाहिए, हम एक्शन लेंगे, एक आध किसी को अरेस्ट कर लेते हैं, मगर चीफ मिनिस्टर हैं आप, यू कैन एंश्योर दैट यू टेक एन एक्शन विच इज एग्जेम्पलरी इन नेचर, कि कोई हिम्मत ना करे कि किसी नॉन मराठी स्पीकिंग के ऊपर हाथ उठाया जाए, बट यू डोंट डू दैट। पहली बात तो ये है, ऐसी घटनाएं कितनी घटी? बहुत होती हैं। कितनी घटी? चलिए आप बताइए। गिनेंगे क्या? मैं आपको पूछता हूँ, होती है नहीं कितनी घटी बताइए। तो आप नंबर, बताइए ना आपको कितनी नंबर घटी चाहिए क्या? देखिए 3-4 घटनाएं हुई है, वो भी गलत है, नंबर मैं बात नहीं कर रहा हूँ। 3-4 घटना, देखिए जब तक हम लोग यहाँ पर है किसी की हिम्मत नहीं है। ये ठीक है, एक आधी घटना हुई, आप बात सुन लीजिए,
एक आधी घटना होती है, छोड़ते नहीं है, उसको बंद कर देते हैं, ठोकते हैं उसको भी छोड़ते नहीं है। और मैं साफ शब्दों में कहता हूं, मुंबई के अंदर, देखिए मैं भी मराठी हूं, मुझे भी स्वाभिमान है, मैं भी मराठी की बात करता हूं, पर मराठी की बात करके कोई अगर यहाँ पर इस प्रकार से भेदभाव करेगा, हम चलने नहीं देंगे। ऐसी कोई बात यहाँ नहीं चलेगी, कानून का ही राज चलेगा। कोई ऐसा करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, हमने की है, हमेशा करते रहे। और मुंबई में रहने वाले अन्य भाषियों के साथ आप पूछ लीजिए, जब से बीजेपी की सरकार 5 साल पहले भी मैं रहा और आज भी जब से बीजेपी की सरकार है, कहीं डिस्क्रिमिनेशन दिखाई देता है क्या? कहीं डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अरे देखिए, कोई चिल्लर आदमी कहीं ना कहीं मीरा भाईंदर के एखादे कोने में किसी को के झापड़ लगा दे, आप नेशनल न्यूज बना के मानो मुंबई में खदेड़ खदेड़ कर मार रहे हैं, इस प्रकार की आप भूमिका वहां तैयार करते हैं। ऐसा नहीं है भाई, मुंबई में कोई ये प्रॉब्लम नहीं है और प्रॉब्लम हम होने भी नहीं देंगे। फाइन, अगर वो एश्योरेंस है आपकी तो, एंड पीपल आर लाइकिंग योर आंसर। ऑलराइट, बीएमसी चुनाव में आप लोगों ने ये प्रॉमिस किया था कि रोहिंग्या, बांग्लादेशियों को सबको हम बाहर निकालेंगे, ठीक है? अब पता नहीं डेटा तो क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन आदित्य ठाकरे ये कहते हैं कि पिछले 10 सालों में मैक्सिमम नंबर ऑफ ईयर्स आप रहे हैं चीफ मिनिस्टर, आपके सेंटर में आपकी सरकार, वहां से घुस कर यहाँ पर कैसे चले आते हैं? जवाब कौन देगा? फिर इलेक्शन आएगा तो ये रोहिंग्या बोलेंगे, बांग्लादेशी बोलेंगे, उनको हटाओ, डिटेंशन सेंटर में लेके जाओ और इसका मुद्दा बनाएंगे। आप ही बॉर्डर्स तो आप ही लोग हैंडल कर रहे हैं, वहीं से घुसकर आते हैं, आपके बॉर्डर के अंदर आते हैं, आप होम मिनिस्टर हैं, जवाब कौन देगा? मैं दूंगा, दीजिए, पक्का दूंगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस समय हम लोगों ने कार्रवाई शुरू की, इस कार्रवाई को करते हुए हम लोगों ने ये कैसे आते हैं इसके बारे में हम लोगों ने उसकी पूरी जांच की। तो ध्यान में आया, देखिए अल्टीमेटली हमारी बॉर्डर जो है बांग्लादेश के साथ एक बहुत लंबी बॉर्डर है। इट्स अंडर बीएसएफ एंड इट्स अंडर लेकिन योर बहुत बड़ी बॉर्डर है। अब उस बॉर्डर से ये लोग बांग्लादेश पश्चिम बंगाल में आते हैं और कुछ जिले हमने चिन्हित किए जिन जिलों में पश्चिम बंगाल की सरकार इनको मदद करती है, ये वहां पर जाकर अपने कागजात तैयार करते हैं, ठीक है? और वो कागजात तैयार करके फिर किसी न किसी बहाने मुंबई में आते हैं और मुंबई के होटल में, मुंबई के जिसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्शन साइट्स पर, ये लोग वहाँ काम करना चालू करते हैं और फिर यहाँ के स्लम में रहना शुरू करते हैं। तो अभी हम लोगों ने इनको ढूंढा और मैं आपको बताता हूँ, चूँकि ये डोमेन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का है, लेकिन मैं आपको इतना पक्का बता देता हूँ कि आज तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा बांग्लादेशी हम लोगों ने पिछले 1 साल में पकड़कर बांग्लादेश वापस भेजे हैं। ये मैंने इससे पहले भी मुझे लोगों ने पूछा, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स आपको बताएगा। मैं आपको इतना कह सकता हूं कि भारत में बड़ी शांति के साथ ये कार्यक्रम पिछले 1 साल में बहुत ताकत से हुआ है और उसमें सबसे बड़ा नंबर ये महाराष्ट्र का है। हम लोगों ने उन लोगों को बांग्लादेश वापस भेजा है। लगातार हम लोग इसको ढूंढ रहे ये लोगों को, और अभी तो हम लोगों ने जो IIT बॉम्बे है उसके साथ मिलकर, क्योंकि देखिए ये तो बांग्लादेशी जो हमारे यहाँ आते हैं, आने के बाद इनको ढूंढना आसान नहीं होता। बोलते हमारे जैसे ये, दिखते हमारे जैसे ये, तो ये बंगाली मुसलमान है या बांग्लादेश से आया है, ढूंढना थोड़ा कठिन जाता है। और ये चूंकि वहाँ से पश्चिम बंगाल से सारे कागजात बनाकर आते हैं तो और भी मुश्किल जाता है। लेकिन अभी हम लोगों ने काफ़ी इनके रैकेट्स भी ढूंढे और अब IIT बॉम्बे के साथ हम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल तैयार कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हमको 60-65% सफलता मिली है। और इस टूल का इस्तेमाल करते हुए हम लोग बहुत फास्ट, क्या टूल है अभी आएगा तो बताऊंगा आपको। हाँ। इससे हम लोग बहुत फास्ट जांच कर पाएंगे कि ये बंगाली मुसलमान है या बांग्लादेश से आया हुआ है, और उसके बाद और तेजी से हम इसको पूरा करेंगे। देखिए, पहली बात तो आप इस बात को समझ लीजिए कि जब तक पश्चिम बंगाल की सरकार इस मामले में कड़ाई से काम नहीं करती तब तक इसको रोक पाना कठिन है। लेकिन हम लोग लगातार ध्यान देकर हमने हमारे जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट्स है उसमें भी अब सब लोगों को जिम्मेदारी दी है कि आप लोग किसको एम्प्लॉय करते हो
या आप लोगों ने उसकी जांच करनी चाहिए अगर आपने गलत लोगों को एम्प्लॉय किया लाया, क्योंकि ये सस्ते में आते हैं, कम पैसे में काम करते हैं, तो उस लालच में इन लोगों को काम मिल जाता है। तो हमने उनको कहा है कि आपको भी हम लोग इसमें लपेटेंगे और आपको भी इसका जवाब देना पड़ेगा। तो गलती सारी ममता बनर्जी की और किसी की नहीं? नहीं, देखिए, बड़ी गलती उनसी है, सारी उनकी ऐसा नहीं कहूंगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे फडणवीस जी इन चुनावों की बात कर रहे हैं, एंड समथिंग वेरी ट्रैजिक हैज आल्सो हैपेंड। मौका नहीं लगा आपसे उसके बारे में बातचीत करने का। अब इन्हीं चुनावों के बीच योर वेरी डियर फ्रेंड अजीत पवार जी की मृत्यु हो जाती है प्लेन क्रैश में। एक ऐसा वैक्यूम क्रिएट हुआ है आपकी सरकार में, यहाँ की पॉलिटिक्स में, जो शायद भरा नहीं जा सकता है। And you have been getting emotional every now and then. We've seen that. You wrote that article, Dada, you missed the deadline. That really touched people's hearts, Fadnavis ji. Just want to know how you're dealing with that loss, because he was a dear friend of yours. देखिए, क्या होता है कि कई सालों से अभी हम लोगों ने साथ में काम किया, और जब हम दोनों अलग अलग पार्टियों में थे तब भी एक हमारा अच्छा इक्वेशन रहा है, दोस्ती भी काफ़ी रही है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अजीत दादा एक ऐसे पॉलिटिशियन थे जो बहुत प्रैक्टिकल विचार करने वाले व्यक्ति थे। आपने मुझे मेरे पिछले इंटरव्यू हाँ जी, में बिल्कुल। प्रैक्टिकल मित्र कहा था हाँ, वो उनके बारे में। एकदम हर पॉलिटिक्स में समय की मांग क्या है ये समझने वाले आदमी वो थे। कभी ईगो में नहीं अटकते थे, या कभी एक प्रकार से पॉलिटिक्स में जिस समय जो निर्णय लेना चाहिए लेने वालों में से वो थे। और हम लोगों का इक्वेशन काफ़ी अच्छा था, सरकार चलाते हुए भी हम लोग साथ में ठीक से काम करते थे। और स्पेशली क्या था कि अजीत दादा का फिस्कल प्रूडेंस के मामले में काफ़ी एक उनकी बात होती थी। एज ए फाइनेंस मिनिस्टर वो काफ़ी कड़ाई से काम करते थे, तो मुझे भी वो चीज़ें पसंद थी। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अचानक उनका हमारे बीच से चला जाना, निश्चित रूप से ऐसे समय जो आदमी के साथ रोज आप काम कर रहे हो, उसके एक दिन पहले हम लोग सुबह कैबिनेट में साथ में थे, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी में साथ में थे, उसके बाद करीब पौने एक घंटा हम लोग साथ में बैठे थे, कई चीज़ों पर हमने बातें की। तो ऐसे समय मतलब जब एक अनइमेजिनेबल इस प्रकार की ऐसी घटना होती है, तो इट कम्स टू यू लाइक अ शॉक। तो हमारे लिए भी एक शॉक था, लेकिन अब गाड़ी तो हमारी आगे बढ़ रही है, आगे अभी बढ़ रही है, लेकिन गाड़ी तो कभी आखिरी रुकती नहीं है। जी, आखिरी कब बात हुई आपकी अजीत पवार जी से, और किस बारे में बात हुई, अगर आप बताना चाहें तो? नहीं, मैंने कहा कि जैसे एक दिन पहले हमारी कैबिनेट की बैठक हुई, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी की बैठक हुई। इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी की बैठक में भी कई चीज़ों पर हमारी चर्चा हुई, जैसे कैपिटल फॉर्मेशन क्यों कम हो रहा है, कॉस्ट ओवररन्स क्यों होते हैं, इसके ऊपर हम लोगों ने काफ़ी बातचीत की। उसके बाद फिर हम लोग मेरे एंटी चैम्बर में बैठे, उस समय हमने पॉलिटिकल बातें की, क्या चल रहा है उनकी पार्टी में, क्या चल रहा है, हम लोगों के जो स्थानीय निकाय के चुनाव है उसमें कौन से जिले में क्या करना है, ऐसी कई चीज़ें की। एक दो लोग उनके आए, उनके साथ बातचीत की, फिर हम दोनों अकेले बैठे, तो कई प्रकार की बातचीत हमारी उस समय हुई। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब कभी ऐसा लगा ही नहीं कि वो आखिरी बात होगी। यू थिंक आपकी गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन विल दैट फील द सेम टू यू आफ्टर हिम? देखिए, अल्टीमेटली हर व्यक्ति अपनी एक जगह बनाता है, और जब वो व्यक्ति नहीं होता तो कहीं ना कहीं एक वैक्यूम तो आपको फील होता ही है। लेकिन अल्टीमेटली आगे तो बढ़ना पड़ता है, तो वो तो धीरे धीरे उस वॉइड को समय के साथ जो व्यवस्था है वो व्यवस्था भरते रहती है। इसलिए अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब सुनेत्रा ताई जो उनकी वाइफ है, शी हैज़ बिकम डिप्टी चीफ मिनिस्टर, शी इज ट्राइंग टू कोप अप, वो प्रयास कर रही है, हम लोग उनके साथ में, तो गाड़ी आगे बढ़ते रहेगी। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जिंदगी का नाम ही है आगे बढ़ना फडणवीस जी, और आप लोग बढ़ रहे हैं आगे। लेकिन हुआ यूं कि ये सारी चीज़ के बीच में भी आरोप लगे आपके ऊपर, और आरोप ये लगे कि इतनी जल्दी फडणवीस जी ने सुनेत्रा पवार को डेप्यूटी सीएम बना दिया कि मौका ही नहीं दिया शरद पवार को जो वो करना चाह रहे थे। शायद उस वक्त विलय की बात हो रही थी दोनों गुटों के बीच में, शायद अगर आप थोड़ा समय दे देते तो विलय हो भी जाता, और अगर ऐसा होता तो शरद पवार के चुने हुए कोई इंसान आपके डेप्यूटी सीएम होते, सुनेत्रा पवार नहीं होती। पर आपने ये मौका शरद पवार को दिया नहीं। वंस अगेन यू स्नैश्ड इट फ्रॉम राइट अंडर हिज नोज, व्हिच यू आर वेरी स्मार्ट एट डूइंग। तो ये तो आरोप आपके ऊपर लगे, क्या कहें? देखिए, रॉन्ग नंबर है, क्योंकि उनकी पार्टी है,
मेरी पार्टी थोड़ी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने बैठकर ये निर्णय किया कि सुनेत्रा पवार जी को डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए। डेट उन्होंने तय की, वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझे कागज दिया, उन्होंने कहा कि इस डेट को करना है। हमारे को कोई आपत्ति नहीं थी, उन्होंने कहा तो हमने उसको हाँ पड़ी। तो इसलिए ये कोई निर्णय हमने किया हुआ निर्णय नहीं है, ये उनकी पार्टी ने किया हुआ निर्णय है। और कभी कभी वक्त का एक तकाजा होता है। अब देखिए, आपको याद होगा कि जिस समय स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा जी की बहुत ही हत्या हुई थी, एक बिल्कुल जिसको घृणास्पद कह सकते हैं, इस प्रकार की उनकी हत्या हुई थी। और उसके बाद क्योंकि उस समय की कांग्रेस पार्टी को ये लगा कि तुरंत हम लोगों ने राजीव जी के हाथ में कमान देनी चाहिए, तो उस बर्बरतापूर्ण हत्या के बाद उसी दिन, शायद मुझे नहीं लगता है कि राजीव जी भी उस मानसिकता में रहे होंगे, लेकिन पार्टी ने तय किया और उसी दिन राजीव जी ने शपथ ली। जी। राजनीति में कई बार पार्टी जो निर्णय करती है उस निर्णय के साथ सबको खड़ा होना पड़ता है। उनके पार्टी ने मिलकर ये निर्णय किया, तो हमारे साथी है, उनके निर्णय को हमने मान्य किया। पर उस वक्त एक वीडियो रिलीज किया गया था, ये अजीत पवार जी के जाने के मुझे लगता है एक ही दिन बाद एक वीडियो रिलीज हुआ था शरद पवार जी के एनसीपी गुट के द्वारा। उसमें अजीत पवार जी बैठे हैं, शरद पवार जी बैठे हैं, सबके बीच में बातचीत हो रही है। उन्होंने क्लेम किया 17 जनवरी की वीडियो थी, एज रीसेंट एज दैट, जस्ट अबाउट 10 days बिफोर ही पास्ड अवे। और ये विलय की बातें हो रही थी। वो वीडियो तो अब सबने चलाया उस दिन। मैं आपसे जानना चाहती हूँ उसमें कितनी सच्चाई है ये वीडियो? कि पहली बात तो यह है कि सभी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस के स्पष्ट किया कि वो जो वीडियो था वो एआई इन एग्रीकल्चर का एक प्रदर्शन बारामती में होने वाला था। उस प्रदर्शन की मीटिंग का वीडियो था, कोई विलय की मीटिंग का वीडियो नहीं था। ये सबने स्पष्ट किया, बाद में इधर के लोगों ने भी माना कि उसका। लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूँ कि वापिस ये रॉन्ग नंबर है। विलय की बात अगर उन दोनों में हो रही है तो उससे हमारा कोई संबंध नहीं था। हाँ, मैंने ज़रूर कहा कि अगर विलय की बात फाइनल होती तो अजीत दादा को हमको तो पूछना पड़ता ना जी। कि हमारे साथ हो। अगर उन्होंने हमको, हमारे से ऐसी कोई परमिशन नहीं ली थी कि भाई इस डेट को मुझे विलय करना है तो आप लोगों की हामी है कि नहीं, चूंकि हम आपके साथ हैं, ऐसी मेरे से कोई बात नहीं हुई थी। ताकि उनकी कोई अगर आपस में बात हुई हो या कोई बहुत उनकी सीक्रेट बात हुई हो, मुझे जानकारी नहीं है। ये रोहित पवार जी जो पिछले कुछ दिनों से लगे हुए हैं ये बोलने के लिए कि साजिश थी, उनकी हत्या की गई है, उस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इसकी जांच डीजीसीए कर रहा है, डीजी एयर सेफ्टी कर रहे हैं। हम लोगों ने सीआईडी की जांच शुरू की है। उनके घर वालों ने मांग की तो हमने सीबीआई को कहा है कि आप जांच कीजिए। मैंने ये कहा है कि जिसके जिसके मन में जो जो शंकाएं हैं वो सारी शंकाएं वो डीजीसीए को भेजे और उसके ऊपर उनसे जवाब मांगे। आज श्री रोहित पवार, इन्होंने मेरी भी मुलाकात की, उन्होंने मुझे एक पत्र दिया है जी। उनका जो पत्र है उसमें जो शंकाएं उन्होंने व्यक्त की है उस पत्र को मैं मेरा पत्र जोड़कर डीजीसीए को भेजने वाला हूं और उनको कहने वाला हूं इन सब मुद्दों की भी जांच की जाए। डू यू सस्पेक्ट फाउल प्ले? कि पहली बात तो यह है कि अभी जब जांच चल रही है तो हमने कोई पतंगबाजी करना ऐसे मामले में ठीक नहीं होता है। ये बहुत सेंसिटिव मामला है और अल्टीमेटली जो व्यक्ति मृत है उस व्यक्ति की डिग्निटी का भी विचार हमको करना पड़ता है और उसके परिवार के भी जो डिग्निटी है उसका विचार हमको करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि इस पर हम लोग पतंगबाजी करें, हवाई फायर करें, ये मुझे सही नहीं लगता, इसलिए मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगा। ठीक है, लेट्स चेंज द टॉपिक। हाउ वाज डावोस? डावोस अच्छा था, इट वाज गुड। तो आपके लोगों ने ये कहा कि भाई जिन कंपनियों के साथ फडणवीस जी यहाँ मंत्रालय में समझौता कर सकते थे उनके साथ वो वहाँ स्विट्जरलैंड में जाके समझौता कर रहे थे, टाटा, रिलायंस, JSW। और थोड़ी सच्चाई लग भी रही है कि यहीं पे कर लेते, वहां जाके क्यों किया? आपके चैनल का मेन ऑफिस दिल्ली में है, आपने यहाँ आके क्यों किया कॉन्क्लेव? दिल्ली में तो कर लेते। एनालॉजी ही नहीं अरे है, दिल्ली में गलत कर लेते। एग्जांपल, हाँ, गलत तो अभी आप जवाब भी लीजिए, एकदम गलत पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं आप जवाब भी ले लीजिए, पूरा जवाब ले लीजिए। देखिए, डावोस एक ऐसी जगह है जहाँ दुनिया भर के लोग, सारे इन्वेस्टर्स आते हैं,
दुनिया की अर्थव्यवस्था को चलाने वाले लोग आते हैं, ऐसी जगह जहां प्रेसिडेंट ट्रम्प भी आकर 2 दिन रुकते हैं। इसलिए अर्थ जगत में डावोस में रहना ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तो ऐसा कहता हूं कि आपको रेलेवेंट रहना है तो भी डावोस बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम लोगों ने, मैंने कल ही मेरी असेंबली में बिल्कुल इसका सिलसिलेवार जवाब दिया है। उतना लंबा जवाब तो मैं आपको दूंगा नहीं, पर मैं ये कह सकता हूं हमने जो एमओयूज किए हैं 80% एफडीआई जिसमें है उसके हमने एमओयू किए। और आपने चूंकि कुछ नाम लिए और विशेष रूप से एक नाम बहुत ज्यादा चला, वो चला लोढ़ा का। लोढ़ा का हमारे जो मिनिस्टर है उनके बेटे, उनके साथ जो हमारा एक एमओयू हुआ। अब ये क्या एमओयू है उनके साथ जो हुआ है? ये एमओयू है डेटा सेंटर का। इसमें लोढ़ा का रोल क्या है? लोढ़ा की जगह है, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, ये सारी चीजें वो कर रहे हैं। और वहां पर इन्वेस्ट कौन कर रहा है? वहाँ माइक्रोसॉफ्ट कर रहा है, एनटीटी वहां पर कर रहा है। सारे जो हाइपर स्केलर्स है 5, 1 लाख करोड़ का निवेश है। 1 लाख करोड़ का निवेश करने वाले 5 हाइपर स्केलर्स जो है ये एफडीआई ला रहे हैं, पूरा एफडीआई ला रहे हैं। अब अगर हमने इसके लिए उनके साथ डावोस में अगर एमओयू किया, इसको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? ये सारे ऐसे, देखिए मैं आपको एक बात कहता हूं, डावोस में अल्टीमेटली हमारे राज्य को हमको मार्केट करना है। अब यहां पर भी जो लोग हैं इनमें से कोई अगर डावोस में होगा तो उनको पूछिए, महाराष्ट्र, देश के राज्यों में किसकी चर्चा थी? महाराष्ट्र की चर्चा थी वहां। You think you won the narrative? हाँ? You think you won the narrative? हाँ? नरेटिव वन करने का विषय नहीं भाई, 30 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मैंने कल आंकड़े दिए, हम लोगों ने पिछले साल डावोस में 14 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाया था। जो एमओयूज थे उनमें से 88% एमओयूज पे काम शुरू हो गया। हाँ, तो ये बात तो बार बार उठती है ना, कितना Yes. कितने लाख करोड़, इतने लाख करेक्ट, करोड़ के इसलिए मैं नंबर आपको बोलते हैं, बता रहा हूं, समझ में नहीं आता कितने जीरो है उसमें। अभी आप बात को समझिए, बात को समझ लीजिए। देश में एमओयू का इन्वेस्टमेंट में कन्वर्शन का रेशियो 35% है, महाराष्ट्र में ये 60% है। और हमने पिछले 3 सालों में डावोस में जो किया उसका कन्वर्शन का रेट 85% से ऊपर है। ठीक है, ठीक है, ये समय बताएगा। कन्वर्जन जो आप क्लेम कर रहे हैं आप, अब समय नहीं, आपको अभी आपको एक ही चीज बता देता हूं। चलिए, आपको पता है इसलिए बता देता हूं कि जो एक एफडीआई हमारे यहां पर जेएसडब्ल्यू ने 2025 में 2025 जनवरी डावोस में हमारे साथ साइन किया, इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्रोडक्शन के लिए छत्रपति संभाजीनगर में 2026 की जून में the first car will be ready, it will be manufactured. ओके, ऑलराइट, दीज आर एश्योरेंस। अब कैमरा पे हो रहा है फडणवीस जी, कैमरे पे बात करते हैं हम, पीछे बात ही नहीं करते। सब सही कितने प्रोमिसेस आपके सही होंगे समय बताएगा। जल्दी से एक आखिरी सवाल, एक रैपिड फायर एंड देन वी विल रैप इट अप, है ना? इतने देखिए, इलेक्शंस अभी आए, मैं आपको जैसे जोर से मिर्ची लगी इंट्रोडक्शन पे, ऐसा है कि जब मिर्ची तो आपको लगे, मुझे क्या लगने वाली है? फडणवीस जी, मिर्ची तो आपको लगी रही है। उस दिन आपने क्या कहा था? आप अपना समाधान कर लीजिए कि मुझे मिर्ची लगी, आपको अच्छी नींद आएगी। सवाल पूछूं? हाँ, पूछिए। ये नीतीश राणे जो परसों तरसों घूमकर ये कह रहे हैं कि मदरसा बंद करेंगे, सारे मदरसा बंद कर देंगे, मॉस्क तोड़ देंगे, लोगों को वहां नहीं भेजना, वहां टेररिस्ट पनपते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। ऐसे ब्लैंकेट क्या आप लोग चलाते रहते हैं और आप कहेंगे कि हम हिंदू हिंदू नहीं करते हैं। आपको तो जब कन्वीनियंट लगता, और नीतीश राणे जैसे को मैं वर्ड यूज करूं, छोड़ के रखा है आपने। आप यू विल नॉट रेन, आप छोड़ देते हो उसको, करो जितनी गंदगी मचानी है समाज में जाके मचाओ, मैं देख लूंगा, क्योंकि आपका फायदा होता है। ऐसे ही करते हैं आप लोग काम। देखिए, पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में क्या बोलती है ये तय होता है मेरे बोलने से, किसी के बोलने से नहीं। भारतीय जनता पार्टी की नीति यहाँ तय होती है, मैं जो बोलता हूँ उससे तय होती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपना सर्वोच्च नेता मुझे बनाया है। इसलिए मैं जो कहता हूँ वो बीजेपी की नीति है, बाकी कोई कहता है तो उसका अपना कहना है। वो कोई डिसोन कर दिया आपने नीतीश राणे को। वो बीजेपी की,
डिसऑन क्यों करना है भाई, मेरा मिनिस्टर है। जहाँ तक नितेश राणे का सवाल है, कभी कभी बोलने में वो जब ज़्यादा बात बोल जाते हैं तो मैं उनको कह देता हूँ कि आपका ये कहना सही नहीं है, आपने इस प्रकार से नहीं कहना चाहिए। लेकिन मदरसों के बारे में उन्होंने जो बात कही है, वो बात जिस समय हमारे यहाँ पर कुछ मदरसों में ये ध्यान में आया कि उसमें बाहर से फंडिंग भी आ रहा है और जो चीज़ें सिखाई जा रही थी वो चीज़ें सिखाने लायक नहीं है, उस समय उसके ऊपर दिया हुआ ये स्टेटमेंट है। इसको आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते। ठीक है, आपने एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं रैपिड फायर से इसे खत्म कर रही हूँ। फडणवीस जी, अनदर 1 मिनट टू गो, और जल्दी थोड़ा सा जवाब दीजिएगा, लेट मत करिएगा। राजनीति के शतरंज में किसके साथ खेलना आपको ज्यादा मुश्किल लगता है, शरद पवार या उद्धव ठाकरे? खिलाड़ी तो शरद पवार जी है, उद्धव ठाकरे तो मोरे है। तो शरद पवार जी खिलाते हैं उद्धव ठाकरे जी को, पर आप कुछ कर नहीं पाए, बस पार्टी तोड़ दिया आपने। बस जब समझ नहीं आया कि करूं क्या, दोनों की पार्टी तोड़ डाली। हमने क्या किया आपको ही समझ में नहीं आया अभी तक। कठिन क्या है, मुंबई का ट्रैफिक क्लियर करना या गठबंधन महायुति के नेताओं को एक पेज पर लाना? दोनों आसान है। मुंबई का और ट्रैफिक भी हम क्लियर कर रहे हैं और एक ही पेज पे चल रहे हैं। एक आपके शिंदे जी नाराज घूमते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, और ट्रैफिक तो आप डीकंजेस्ट कर ही नहीं पाए, तो यू फेल्ड एट बोथ। नहीं, टू बी फेयर टू शिंदे जी, देखिए हर आदमी की एक प्रकृति होती है। शिंदे जी धीर गंभीर इस प्रकार के व्यक्ति है। धीर गंभीर। अब वो बेचारे बैठते हैं तो आप लोगों को लगता है नाराज बैठे हुए, अब वो कम बोलते हैं तो आपको लगता है नाराज बैठे हुए। अब करे तो क्या करे, उनकी खेती सातारा जिले में, कभी वहां चले जाते हैं तो आप न्यूज चला देते हो कि शिंदे जी गुस्से में खेती करने के लिए चले गए। अरे भाई अपनी अपनी प्रकृति होती है, मैं हंसते रहता हूँ, वो गंभीर रहते हैं। अगर आपको महाराष्ट्र की पिछले 5 साल की राजनीति पर किताब लिखनी हो तो उसका टाइटल क्या देंगे फडणवीस जी? देखिए 2 टाइटल दे सकते हैं। एक तो टाइटल पक्का शतरंज के खिलाड़ी देना पड़ेगा, और शतरंज लेकिन इसका जो टाइटल है वो ये, मैं लौट कर आया। अच्छा, ओके। और फाइनली ये सिचुएशनल है, लास्ट 1 मिनट। मान लीजिए आप उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे और आप तीनों विधानसभा के एक लिफ्ट में फंस जाते हैं, क्या बातचीत होगी आप लोग के बीच में? बातचीत तो उनमें वो होगी, मेरे को तो रेफरी का काम करना पड़ेगा। मेरी क्या बातचीत होगी? रात के 2 बजे फडणवीस जी, अगर आपका फोन बजता है, इट्स अ प्राइवेट नंबर, यू पिक इट अप, इट्स उद्धव ठाकरे जी, पहला रिएक्शन क्या होगा आपका? रात को 2 बजे 2 जी, वैसे आप तो सोते 4 बजे वो ना? जल्दी सोते हैं। हाँ? वो जल्दी सोते हैं, वो नहीं कर सकते। वो नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, चलिए। और फिर अगर उनका फोन आने वाला ये पता रहा, हाँ, तो मैं रिंगटोन लगा के रखूंगा, दोस्त दोस्त ना रहा। महाराष्ट्र की राजनीति इतनी रोमांचक है कि इस पर एक वेब सीरीज बन सकती है। अगर ऐसी सीरीज बने तो देवेंद्र फडणवीस का किरदार बॉलीवुड के कौन से एक्टर को निभाना चाहिए और विलन कौन होना चाहिए? देखिए कोई अगर बनाना चाहता है तो मैं थोड़ा समय निकाल के मेरा रोल खुद ही कर लूंगा, विलन वो किसी को भी रख ले। फाइनली अगर आपको एक दिन मिले राजनीति से हटकर, अपनी Z+ सिक्योरिटी को हटाकर, एक दिन की छुट्टी मिले और आप को कोई नहीं पहचाने, उस दिन के लिए nobody recognizes who he is, तो फडणवीस जी उस एक दिन को कैसे इस्तेमाल करेंगे? ऐसी क्या चीज करना चाहेंगे जो आप नहीं कर पाते हैं? देखिए मैं तो पहला काम ये करूंगा कि मेरे घर से निकलकर वो हमारा जो MLA हॉस्टल है उसके नीचे में बहुत अच्छा बन मस्का मिलता है, वो वहां जाकर खाऊंगा, चाय वाय बन पीऊंगा। मस्का खाने के लिए? हाँ जी बन मस्का खाने के लिए? जिंदगी में वो भी एक मजा है, आप समझ लो यार। उसके बाद फिर चौपाटी पे जाऊंगा, वहाँ पानी पूरी खाऊंगा। उसके बाद फिर एक पिक्चर देखने जाऊंगा, सिनेमा विनेमा देखूंगा, कुछ दोस्तों को जमा करूंगा, दोस्तों के साथ मैं बैठ के थोड़ा ये गलत जवाब है क्योंकि ये आप और वैसे भी करते रहते हैं। नहीं। और उसके बाद जो मैं बहुत साल करता था वो बताता हूँ। सबसे मुझे पसंद की चीज़ थी, एक ज़माने में मैं रात को जाकर गेटवे ऑफ इंडिया पर बैठता था और 2-3 घंटे समुद्र देखता था। वो जो लहरें आती है ना, वो लहरें देखते रहता था, मुझे उससे बहुत सुकून मिलता है। वो अब मैं कर नहीं पाता हूँ, तो कम से कम 2-3 घंटे जाकर वहां बैठ। वाह, ये तो रील बनेगी। फडणवीस जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आप आए, आपने शिरकत की हमारे आइडियाज ऑफ इंडिया में, रियली ग्रेटफुल। थैंक यू, धन्यवाद।
थैंक यू सो मच सीएम सर। बहुत सारी गूगली मेघा ने डाली है, पर हमारे फडणवीस साहब ने छक्के पे छक्का मारा है। आई थिंक वी ऑल अग्री विद दैट, सो लेट्स गिव हिम अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। सर कृपया स्टेज पर बने रहें हमारे साथ। I'd like to invite Pankaj Jagawar ji, Managing Director Shanti Gold International, and Manoj Jain ji, Managing Director Shanti Gold International, along with Rajneesh Ahuja ji, Executive Vice President News and Production ABP News, to present our Honorable Chief Minister with a memento from Ideas of India 2026. एक बहुत ही यादगार सेशन। एक बार फिर ladies and gentlemen, a huge round of applause for our Honorable Chief Minister Shri Devendra Fadnavis ji.